अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो सवाल जरूर बनेंगे। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। एक के अलावा बाकी सब पर्यावरण पढ़ने की विधि है, कौन सा नहीं है इसमें? किस चीज के लिए मना किया गया है? बार बार 100 बार मैंने रोज लिखा है, रोज मना किया कि व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं है ईवीएस में, वर्णन की कोई जरूरत नहीं है, डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं है, सूचना की कोई जरूरत नहीं। खोज विधि देखिए, आपने 3 दिन पहले ही लिखाए थे कि खोज विधि उपागम जरूरी है। जो चीज नहीं करना है, किसको छोड़ के बाकी सब सही है, किसके अलावा, तो ये छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो इन्हीं शब्दों को ध्यान में रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तब हमारा काम आसान होगा, नहीं तो सब चीजें मिस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। सब वातावरणीय कारक है एक को छोड़कर। संस्कृति तो वातावरण का ही हिस्सा है, किसको छोड़ के? शारीरिक गठन, ये जेनेटिक्स से आता है, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से नहीं आता। शिक्षा की गुणवत्ता पर्यावरण से आती है, पौष्टिकता पर्यावरण से आती है, संस्कृति भी पर्यावरण की देन है, लेकिन शारीरिक गठन जेनेटिक्स होता है, वंशानुक्रम पे आधारित होता है। तो वातावरणीय कारक सब है एक के अलावा, तो वो कौन सा है एक के अलावा? शारीरिक गठन को छोड़कर सब आते हैं इसमें वातावरणीय कारक में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। आइए, इससे पार्श्व में निहित क्या उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा? अगर पूर्व की जानकारी को नई जानकारी से जोड़कर बच्चों को शिक्षण देने का काम करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? बच्चों में शिक्षार्थी की स्वायत्तता बढ़ेगी, पुनर्बलन बढ़ेगा, ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण या वैयक्तिक भिन्नताओं। दूसरा, पुनर्बलन। ईवीएस में पूरा पेडागोगी पढ़ा दिए, कहीं पुनर्बलन लिखवाया था? बार बार ये लाइन आपको बताया और कहा कि ईवीएस एकमात्र ऐसा विषय है जो बाकी सभी विषयों से सह संबंधित है। उसमें मैंने लिखा भी था, कल ही लिखवाए थे कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की कोई किताब नहीं है। तो पर्यावरण कहाँ दिखाई देता है? गणित और भाषा की किताब में। क्लास 3, 4, 5 से पर्यावरण की किताब है, यानी कि है ईवीएस, इसका दूसरे विषय से संबंध है या नहीं है? तो सह संबंध और स्थानांतरण ये दोनों जरूरी है ना। अगर जो आप लिखे हैं उतना ही सिर्फ बातें ध्यान में रहे तो 30 में 30 नंबर आ जाएंगे। हम उससे बाहर कभी कुछ नहीं लिखवाते हैं, लेकिन अगर जो लिखाए हैं वो हम याद दिलाए कि हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या लिखवाया, तब तो नंबर्स नहीं आएंगे। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ती है और जोड़ने में सहायता करती है। इसके पार्श्व में क्या निहित उद्देश्य है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना है, अभिभावकों को संतुष्ट करना मकसद है, या भिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है, या शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। चौथा, सबको लग रहा है। तीसरे में क्या समस्या है? सही बात है, हम बच्चों को अधिगम यानी कि सीखने के लिए पढ़ाते हैं, व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाते हैं। सही उत्तर है चौथा, क्योंकि अगर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को नई संकल्पना के साथ जोड़ने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। बिना क्रिएटिविटी के नई चीजों से आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसके लिए कौन सी संकल्पना चाहिए? अपसारी, मॉडलिंग, अनुकरण या अभिसारी? तो ये बताया ही गया है कि जहां बच्चों में सृजनात्मकता है या मौलिकता है उसमें चिंतन कैसा होगा? अपसारी चिंतन होगा। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। ऐसी पढ़ाई को क्या कहा जाता है? जिसमें सबको साथ लेके चले, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा।
दिखने में लगेगा कि साइंस का प्रश्न है, लेकिन है यही इससे जुड़ा हुआ। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए निर्देश का पालन किया। कौन कौन सा पालन किया वो देखेंगे। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण से लिख पाते हैं। सही बात है या गलत है? तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, एक एक चुनते जाते हैं। दूसरा, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। अगर घर्षण काम नहीं करते तो फिसल के गिर जाते, तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण नीचे आती है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण? हाँ, तो ये घर्षण के कारण नीचे नहीं लौटती। चौथा, घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। घर्षण है तभी तो ब्रेक काम करता है, नहीं तो फिसलते रहता। तो कौन कौन से इसमें सही होंगे? ए, बी और कहां दिख रहा है? ये है ऑप्शन, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। ए भी है, बी भी है, और सीक्वेंस थोड़ी है कि आगे पीछे है तो मतलब नहीं है। ए बी डी तीन ऑप्शन है, दूसरे में नजर आ रहा है, मतलब सही है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना इत्यादि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? टीचर किस चीज को फॉलो कर रही है अगर वो सभी तरह की गतिविधि में शामिल कर रही है? तो इसका मतलब जब समूह की बात जहां आई, इसका मतलब बच्चों का सामाजिक गतिविधि या सामाजिक विकास के लिए वो प्रयास करने लगी है। जहां समूह है वहां समाज है, बस ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अगर वाइगोट्स्की के हिसाब से पूछा जाता तो भी सामाजिक गतिविधि के रूप में उत्तर करते। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। दत्त कार्य माने असाइनमेंट होता है। टीचर ने असाइनमेंट दिए, बच्चे ने जमा नहीं किया। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या होगा? टीचर को क्या करना चाहिए फिर? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित कर देना चाहिए। यह टीचर की कमजोरी है कि उससे बच्चा हैंडल ना हो, प्रिंसिपल के पास जाएगा, तो अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं करना है। उसे खेल कूद कक्षा में जाने से रोक देना है कि तुमको खेलना बंद कर देंगे। ऐसा होता है क्या? क्या? प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, परामर्श देना। तीसरा ऑप्शन, अनियमितता के कारण का पता लगाए, यानी डायग्नोस करे, रिमेडियल दे, दो काम करना होता है। तो अनियमितता क्यों है, क्यों जमा नहीं करता, इसके कारण को पता लगाएंगे और समीर को सुधार के लिए परामर्श देंगे, ना कि उसके गार्जियन को, प्रिंसिपल को, दूसरे लोगों से उसकी शिकायत करते फिरें। आंसर कौन सा होगा? अगर कोई प्रश्न नया दिखे तो मुझे बताना है कि पेडागोगी में नया चीज पूछा गया है। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। थीम है ना फूड, उसी पर आधारित है। कैसे ताजा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों का परिगणना करती है कि ताजा कैसे रखे फूड को। नंबर 1, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ठंडा पानी में रखने से फल ताजा रहते हैं, खाद्य सामग्री ताजा रहता है पानी में रख देने से। दूसरा, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है तो ताजा रहेगा। तीसरा, उसे धूप में खुला फैला देती है तो धूप में फैला देने से ताजा रहेगा। चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। सही कौन सा है? ये सारा काम किस चीज के लिए किया जा रहा है? सवाल यही है कि ये चार गतिविधि वो किसी खाना को सुरक्षित रखने के लिए कर रही है, तो कौन सा चीज है? हरा धनिया को कटोरी को खुले बर्तन में रखते हैं जिसमें ठंडा पानी है, गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ये क्या चीज है? कौन सी चीज है जिसमें ये चारों काम करते हैं उसे सुरक्षित करने के लिए? कंफर्म है? हरा धनिया क्यों नहीं? प्याज को गीला कपड़ा में लपेट के रखते हैं क्या? सड़ जाएगा। यहां गीला कपड़ा भी है, वो भी देखना है।
गीला कपड़ा में भी लपेट के रखते हैं, वो कौन चीज है? वो धनिया है, हरा धनिया। हरा धनिया को कटोरी में रखते हैं, कटोरी उसमें जड़ उसका रख के और बाहर छोड़ देते हैं तो वो ताजा रहता है। पानी से उसका लगाव होना चाहिए। बात सही है गलत है? जो जड़ उसे धूप में खुला फैला देती है, उसमें कीटाणु वीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं धूप में रख देने से थोड़ी देर। दिन भर धूप में बिकता है, कहाँ खराब हो जाता है? दुकान में लेकर दिन भर धूप में ही बैठा रहता है ना, एक दिन में कहाँ खराब हो जाएगा? उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं या कोई कमी हो तो वो चीजें हट जाती है। उसके बाद अगर उसे खराब होने में धूप की वजह से खराब नहीं होता है, ये सोचने की बात है। अच्छा, काजू बर्फी को भी लपेट के रखा था क्या कोई? नहीं ना। हरा धनिया है, कटोरी में रखेंगे पानी में डाल के उसके जड़ को, तो बाकी एकदम हरा दिखेगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। दूसरा, उसे गीले कपड़े में कई बार लपेट देते हैं रात में, गर्मी के दिनों में गीले कपड़े में लपेट देते हैं ताकि कल भी एकदम हरा और ताजा दिखे। होता है ये। धूप में खुला फैला देते हैं, उसके कीड़े छोटे मोटे लगे होते हैं, उसको भगाने हटाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं धनिया को। हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग चीजों में उसको हल्का मिलाते हैं। तो ये पूछा ये जा रहा है कि आप ये काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो हरा धनिया के लिए कर रहे हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा? हाँ, गलत चूज करना है। सवाल में पहले देख लेना है कि क्या चाहिए हमें। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, सही है, उदाहरण सही दिया। हमारे जूतों और जमीन के बीच घर्षण होती है तो चलते हैं, ये भी ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास लौट जाती है, यही गलत है जो हमें चूज करना है। पूछ ही रहा है कौन सा गलत है, तो तीसरा गलत है। सवाल वही है, पूछने का तरीका बदल दिया है बस। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है। पानी के ऊपर स्टील का कटोरी रखे तो वो तैर रही है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील रखा जाए तो वो पानी में डूब जाती है। इस तथ्य को व्याख्यायित किया जा सकता है। कैसे व्याख्या करेंगे इस बात की? नंबर 1, लोहा पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है। इसमें भारी या हल्का से कोई लेना देना है क्या? इसमें तो घनत्व का खेल है। दूसरा, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। या चौथा, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। चौथा, पानी के भारी होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां, वो तो उसके घनत्व की वजह से है। किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से जहां ज्यादा हुआ कि डूब जाएगा, और पानी के घनत्व से जहां कम हुआ कि वो तैरेगा। तो कौन सा ऑप्शन मिलता जुलता दिख रहा है? कोई ऑप्शन है जो घनत्व से मिलता जुलता है? सी नंबर, लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। किसी चीज का भार बदलता है क्या? बदलता है? हाँ बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलते, भार बदलते रहता है। जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो मिला जुला के आंसर कौन सा आएगा? तीसरा। थोड़ा सा उलझन वाली बात है, जोड़ दे रहा है उसको। टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है जिसका नाम है वायु प्रदूषण। प्रकरण माने होता है टॉपिक। 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जितने टीचर उतने पद्धति। अग्र लिखित में से कौन सी पद्धति आपको सही लग रहा है? चारों टीचर पढ़ा रहे हैं 4 पद्धति से, आपको कौन सा बेस्ट लगा? नंबर 1, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न का उत्तर लिखवा दिया। क्या यह पढ़ाने की अच्छी विधि है? उत्तर लिखवा देना। दूसरा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाने को कहना, पाई चार्ट बना के दिखाने को कहना।
वायु प्रदूषण का पाई चार्ट बना देंगे तो वायु प्रदूषण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूना इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीबद्ध करें। खोज करने पर बल दे रहा है तीसरा प्रश्न। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक के प्रकरण को सस्वर पढ़वाएंगे, उससे फायदा है क्या? नहीं, खोजी बनाए, बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर देंगे। दीपावली के पहले का पर्यावरण, दीपावली के बाद के पर्यावरण में क्या फर्क आ रहा है, दोनों का डेटा प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब बच्चे खोज करके स्वयं सीख रहे हैं, ज्यादा सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। कौन सा बच्चा टेंशन में है, टीचर को पता चल जाता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कौन से व्यवहार से पता चलता है? आक्रामक, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना या हाइपर एक्टिव होना। किस गतिविधि से आप बच्चे के बारे में पता लगाएंगे कि टेंशन में? अरे ये है टेंशन का कारण, आक्रामक व्यवहार टेंशन में ही आदमी करता है। पढ़ाई में एकाग्रता तो सही है, कॉन्शियस होकर पढ़ना। बहुत काम बात करना, वो जब ज्यादा क्वेश्चन आंसर करता है या डिस्कस करता है, इसका मतलब वो क्यूरियस है, बच्चा जिज्ञासु है, चलेगा। हाइपर एक्टिव होना यानी सक्रियता में भी ज्यादा सक्रिय है, वो हर चीज में इन्वॉल्व होकर काम करता है, इसका मतलब ये सारी बातें सही है। आक्रामक व्यवहार उसके निगेटिविटी या तनाव को प्रदर्शित कर सकता है। जब आदमी टेंशन में होता है तभी किसी से रफ साउंड में बात करता है, वही है, आक्रामक व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंत क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य तरीका क्या है? अभिभावक और शिक्षक के बीच जो अंतः क्रिया है, जो अंतः क्रिया है उसको उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरेंट टीचर मीटिंग कराते हैं ना, क्यों कराते हैं, आखिर क्या उद्देश्य है इसका? नंबर 1, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, डिटेल शेयर करना। दूसरा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों करते हैं? दूसरा, यह पहला या तीसरा, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करते हैं, या चौथा, एक दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं। दूसरा सही है, क्योंकि बच्चे में कौन सा विषय, कौन सी चीजें ज्यादा मजबूत हो गई है, कौन सा कमजोर है, दोनों पर डिस्कस करें और गार्जियन को भी बताएं कि आप भी घर पे इस विषय पर बच्चों को जोर दिलाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग अंतःक्रिया इसलिए कराई जाती है। क्या लिखा है? वायु हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से क्या प्रश्न पूछता है? प्रश्न पूछ देखिए, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? अगर 4 तरह से प्रश्न उसने किया तो ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कौशल विकसित करने की प्रयास कर रहा है टीचर बच्चों में? वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल? चिंतन कौशल विकसित कर देगा। दो ऑप्शन वाला काम नहीं करना है, आपको एक चुन लीजिए। चिंतन सही लग रहा है? क्या मृदा में वायु है, इस प्रश्न का जवाब देना चिंतन वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप किस रूप में देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मृदा में वायु है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, तो यस और नो टाइप का क्वेश्चन कभी भी चिंतन वाला प्रश्न हो सकता है। आपको जवाब बस 2 ही शब्द में देना है, या तो यस या नो। तो चिंतन कहां हुआ? वहां पे होता कि मृदा में वायु है, इसके विभिन्न व्याख्यान प्रस्तुत कीजिए, तब चिंता की जरूरत थी कि कितने तरीके से इसका उत्तर दें। यस नो टाइप का क्वेश्चन बच्चों में चिंता उत्पन्न नहीं करता है। कुछ बात क्लियर हुआ? बच्चों को अवलोकन करने का अवसर देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया? ये जो जितना क्वेश्चन है सब यस नो टाइप का है। ऑब्जेक्टिव में यस या नो टाइप के क्वेश्चन, और यस और नो में 2 ही जवाब है, या तो यस आएगा या नो आएगा। तो इन 2 जवाब की वजह से किसी बच्चे का चिंतन कभी प्रकट होगा यस कह देने से कि क्या सोच के जवाब दे रहा है? नहीं। तो चिंतन तभी आ सकता है जब इस प्रश्न को बदले, मृदा में वायु है, इसको समझाने के लिए विभिन्न व्याख्यान प्रस्तुत कीजिए।
तब लगेगा चिंतन की जरूरत है। सवाल जब तक नहीं बदलेगा तब तक चिंतन की प्रक्रिया नहीं आती। तो अभी आप बच्चे को क्या कराएंगे, पानी के अंदर वायु है, प्रयोग करके अवलोकन करवाएंगे कि देखो तुम खुद है कि नहीं। बुलबुला छोड़ के देखते हैं ना, पानी में बुलबुला छोड़ते हैं, इसका मतलब हवा उसके अंदर है तभी तो हो रहा है। तो अवलोकन, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को ऑब्जर्व करने को कहेंगे कि तुम खुद देखो यहां हवा है कि नहीं है। मिट्टी में हवा होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा, कौन सा रिसर्च से पता चलेगा? वो तो केचुआ क्या काम के, आपको हवा दिखेगा कैसे कि यहां हवा है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सैकड़ों बार देखा होगा। खेतों में पटाते हुए देखते हैं ना, हाँ, खेत में छोटे छोटे छेद या बिल होते हैं, जब पानी प्रवेश करता है तो उसमें बुलबुला निकलना शुरू। इसका मतलब कि मिट्टी में भी, खेत पटाने गए हैं ना, खेती किए होंगे तो ये पता होगा, चूहा का मोटा मोटा बिल होता है, उसमें से बलबला के एकदम एक ही जगह लगेगा, पानी ज्यादा गया और बुलबुला और गाज जैसा बन गया। इसका मतलब वहां हवा था। तो मिट्टी में जहां भी छेद होगा वहां थोड़ी सी भी हवा होगी, जैसे ही पानी जाएगा वो बुलबुले की तरह बन जाएगा, या वहां से कोई साउंड क्रिएट होगा, सो 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 करके निकल जाएगा वो हवा। तो है तभी तो ये सारे एग्जाम्पल अवलोकन करके, यानी बच्चों को करते हुए दिखा के कि देखो ऐसे होता है, इससे पता चल रहा है कि जमीन में हवा है, पानी के अंदर वायु है, हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। डकार लेते हैं, एक वायु कहीं निकलना आना जाना है, सांस लिए सांस छोड़े वायु का आना जाना हो रहा है। क्या हमारी हड्डियों में वायु है? हड्डियों के अंदर हमेशा खाली स्थान होता है, तो हड्डियों के अंदर अगर खाली स्थान है तो वहां एयर है। हर जगह जहां भी खाली स्थान है वहां क्या होता है? हवा होता है। पेट में भी खाली स्थान है, वहां भी वायु होते हैं। ये था ऑब्जर्वेशन पर आधारित सवाल का जवाब देना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कहीं लिखा होगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय, देखिए वही सारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न पूछने का बदल दिया। वायु यानी कि एयर को पढ़ा रही है, तो वायु के में भार होता है और वह जगह घेरता है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए 4 विभिन्न गतिविधि सुझाते हैं। वायु होता है, स्थान घेरती है, उसके बारे में खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर और नीचे धकेले। जो बीकर होता है, पानी का बीकर, उसको उल्टा रख के और देखेंगे जब उसमें सतह पर रख के, तो पता चलेगा कि उससे एयर का प्रवाह किस प्रकार का होता है। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना एयर के साथ ही आता है। गुब्बारे में हवा भरना, इसका मतलब हवा अपना स्थान ग्रहण करता है। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे और साम्य अवस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। 2 गुब्बारों में से एक गुब्बारा फोड़ देंगे तो दूसरे में भार है या नहीं है पता चल जाएगा ना। कह रहा है कि इस प्रकार एक्सपेरिमेंट कीजिए कि ऐसे एक साम्य अवस्था में एक गुब्बारा यहां बांधिए, एक गुब्बारा यहां बांधिए, एक को फोड़ दीजिए, तो दूसरे में भार है कि नहीं, हल्का सा भी तो चेंज आएगा। इसके अगर ऐसे रखा होगा तो हल्का सा चेंज आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें भार है, और ये फूट गया तो इसमें भार नहीं है। ऐसा करके अगर ये काम करे, पूछ रहे कौन कौन सा सही है। खाली बीकर, उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रख देंगे तो इसे पता चल जाएगा, वायु का पता चलेगा कि उसके भार का। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींच रहे हैं, इससे वायु अपना जगह और स्थान घेरती है। स्ट्रॉ के माध्यम से खींच लिए तो वायु अपना स्थान घेरती है, उसका पता चलेगा। कौन कौन सा सही लग रहा है? 2 ही ऑप्शन चूज करना है, पहला और। गुब्बारे में हवा भरना स्थान नहीं दिखा रहा है। इसका सही जवाब है पहला सही है, तीसरा सही है। साम्य अवस्था में ले आए तो किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे तो दूसरे में इतना माइनर फर्क पड़ता है कि उतना ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इतना कम अंतर क्यों आ रहा है। स्ट्रॉ के माध्यम से खींचते हैं कोई चीज, जूस वगैरह, तो जूस आता है न कि हवा, तो उससे भी हवा के वहां होने का या उसकी मात्रा का पता नहीं चलेगा। खाली स्ट्रॉ को खींचेंगे तो हवा आएगी, लेकिन जूस खींचेंगे तो जूस आती है ना ऊपर। तो आपका आंसर ए सही है। और
आप ऐसे ही देखिएगा, लोटा या कोई भी चीज उलट के पानी पर रखते हैं तो लगता है बाहर फेंक रहा है, पानी पर उल्टा रखते हैं तो ऐसा लगता है वो क्या कर रहे हैं, बायंसी फोर्स के कारण, उत्प्लावन बल के कारण वो उसे बाहर फेंक रहा होता है। इसका मतलब है कि उसमें अपना भार है, वायु का अपना भार है जो उसे अंदर जाने से रोक रहा है। उलट के डालेंगे तो, और जब ऐसे पानी लेके निकालते हैं तो जितना दूर में पानी आता है उतना एयर निकल जाता है, लेकिन जब उल्टा करके रखेंगे उसी चीज को तो पानी के अंदर घुसेगा ही नहीं, कितना भी जंप लगाइए ऊपर फेंक देगा। होता है ऐसा। इसका मतलब उसमें खाली जगह में अपना स्थान घेर लेती है वायु। ए और सी सही है। कहां दिख रहा है ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में है ए और सी। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन रेस्पिरेशन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते। श्वसन क्या है और सांस लेना क्या है, इन दोनों के बीच वो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन तो एक पूरी प्रक्रिया है और सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, ग्रहण करना। इन दोनों में क्या फर्क है? यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर पाए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है कि श्वसन क्या है और सांस लेना क्या है क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं बताया गया, इसलिए बच्चे को नहीं समझ में आती है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक शब्द के उत्तर कैसे बताएंगे? कोई भी नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाते समय विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? कौन सा मेथड सबसे बेस्ट? क्या पढ़ाने के लिए? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। कौन किसको खाता है, एक श्रृंखला बन जाती है ना। घास को बकरी, ऐसा ही तरह का एक सिस्टम बन जाता है। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह देंगे। श्यामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने को कह देना, समझना नहीं। कहना कि बोर्ड पर लिखा है उसको उतार लो, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थी को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उनको व्यवस्थित करने के लिए कहना, मतलब कार्ड सबको दे देना, कहना कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी एक श्रृंखला तुम खुद बनाओ। और चौथा, विभिन्न आवासों में चलने वाले संभावित खाद्य पदार्थ श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सी या डी? सी लग रहा है। श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, प्ले कार्ड के माध्यम से, फ्लैश कार्ड दिखा के। और चौथा, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना। सही कौन सा है? ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन ऑप्सीटेड में देखा जाता है कि बेस्ट कौन सा है, ये है। ये नहीं आएगा बेस्ट में। हाँ, श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, सीक्वेंस सेट करना। तो सीक्वेंस सेट करना जरूरी है कि अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करना, खोज करना जरूरी है। पियाजे के हिसाब से अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करे। बार बार ये शब्द लिखाया गया, बताया गया, जिसको कहते हैं रचनात्मकता, जो बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। तो व्यवस्थित करना ज्यादा जरूरी है कि बच्चों में खोज विकसित करना जरूरी है। बस इतना ही का फर्क है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी के रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या लिखा है? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। किस बीमारी के लिए है, आगे देखना है। पानी के बर्तन, कूलर, टंकी, ये सब पढ़ाते हुए भी मैंने जब ईवीएस पढ़ा रहे थे उस वक्त ही बताए थे। जब उसका टीका विकसित किया तो उसने क्या क्या बताया था। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो तो तेल का छिड़काव करें, केरोसिन तेल डाल दे उस पर। स्वयं के बचाव के लिए जाली यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस पोस्टर का उद्देश्य क्या है, क्या चीज के बारे में फैला रहे हैं? डेंगू और जापानी मस्तिष्क इंसेफ्लाइटिस, दो चीजों से बचाव के लिए। डेंगू से
और एक जापानी बुखार है जो मच्छर काटने से हो रहा है, इंसेफ्लाइटिस होता है, यह भी मच्छर के कारण ही होता है। तो इन दो बीमारियों से बचने के लिए ये पूरी सलाह दी जा रही है। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को घुमाने लेके गए, ये विद्यार्थी की क्या सहायता करेगा? प्रकृति के प्रति सम्मान लेके आएगा, या कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम हो रहा है, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोशिश हो रही है, बाहरी भ्रमण दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए? दूसरा, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे क्यों ले जाते हैं? ताकि वो वास्तविक रूप से चीजों को देख के उसका अनुभव कर सके जो किताब में दिख रहा था। किताब में ताजमहल को देखना और ताजमहल को सामने से जाके देखना, अनुभव में कितना फर्क होता है। तो शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है? वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए लेके जाते हैं। याद रहेगा? तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए क्या करेंगे? पोषण पढ़ाना है तो बेस्ट तरीका कौन सा होगा? मानव दांत का प्रतिरूप दिखा दे मॉडल। दूसरा, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहें। या तीसरा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण दे दें। या चौथा, श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। क्या पढ़ा रहे हैं? पोषण। न्यूट्रिशन। चौथा, दूसरा, समझा चुके हैं तब भी गलती देख रहे हैं। आंसर एक बार और समझा चुके हैं ये सारी चीज, तो बाकी लोगों को याद क्यों नहीं है? हम ये सुनना जानना चाहते हैं। जब पोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, उनमें 30 प्रकार के भोजन लेके आए हैं, तो उससे बेहतर उदाहरण पोषण समझाने का कौन हो सकता है? 30 बच्चों का टिफिन, उसमें 30 तरह का भोजन। अब 30 तरह के भोजन को देखकर भी आप पोषण को नहीं समझा पाएंगे, बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है आरेख श्यामपट दिखा देने से समझ में आ जाता है? नहीं, कभी नहीं आएगा। आपका यही है कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलने को कहे और देखे कि उसमें क्या है, उन्हीं से शुरू करें कि तुम्हारे जो भोजन ये है उसमें ये पदार्थ होते हैं, तुम्हारे भोजन में ये पदार्थ है। उसके क्लास में उसके टिफिन से ही सारी चीज को डिस्कस कर लेंगे और वो वास्तविक रूप से अपने खाने को देखकर सीखेंगे। फिगर की जरूरत नहीं है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद देख रहे हैं। दाल लेके आए हैं, रोटी लेके आए हैं, पराठे हैं, अंडे हैं, सब्जी है, उसमें कौन से पोषक तत्व हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से बढ़िया कुछ नहीं होता सीटेट में। तो ये टिफिन बॉक्स क्या करेंगे? खोल के दिखा देंगे। फाइव ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे। शामिल करना यानी इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन, इलेबरेट और इवेलुएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ई है। 5 ईज कहा गया था इसे, भूल गए कि पढ़े हुए हैं? पढ़े हैं, याद है। अंकुरन पढ़ाना है आपको, बीज में अंकुरन होता है ना। अंकुरन के लिए आवश्यक स्थिति की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे कौन सी गतिविधि करने को कहेगा? नंबर 1, कहेंगे कि बीजों को रात भर पानी में रखे और उन्हें सूती गीले कपड़े में करके रखे। सही बात है, बीजों को तो पानी में भिगोना ही पड़ता है। दूसरा, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करके लिखिए कि क्या परिवर्तन 2 दिन में आया। तीसरा, अच्छा 2 ही है, पुस्तक पढ़े और दिए गए वर्कशीट पर काम करें। शिक्षिका द्वारा दी गई गतिविधि क्या बता रही है? बच्चे क्या कर रहे हैं यहां? इन 4 ऑप्शन में से बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो एक तो पहला दिख रहा है कि इंगेज है, और दूसरा उसमें क्या परिवर्तन आया उसकी खोज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंगेज के साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूछ रहा है इन 5 में से कौन 2 काम हो रहा है? बस इतना ही सवाल है। इवेलुएट तो सबसे अंत में होता है। अच्छा, कौन कौन सा शामिल नहीं होता है? हम लोग शामिल करने वाला उत्तर चुन लिए।
इलेबोरेट और एक्सप्लेन, एक्सप्लोर और इवेलुएट, क्वेश्चन में ही कोई समस्या है मुझे लग रहा है, कौन सा शामिल है होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन नहीं है। इंगेज के साथ इवेलुएट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन के साथ इलेबोरेट नहीं है, एक्सप्लोर के साथ इवेलुएट नहीं है। इंगेज कर रहे हैं बच्चे को, काम दे रहे हैं। अंकुरन के लिए क्या कर रहे हैं विज्ञान शिक्षिका में विधि, बीजों को रात भर पानी में रखे और सूती गीले कपड़े में रखे, वो काम में इंगेज है, खुद काम कर रहा है, और उसमें परिवर्तन क्या है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब एक्सप्लोर भी कर रहा है। तो आपका मिला के आंसर यही है, यहां नहीं के बदले कौन सा शामिल है सही उत्तर में चुनना है। क्लियर हुआ? क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, तो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा कि सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए देखना है। ये 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है, किसने दिया? पियाजे। और किस विषय में काम आता है कंस्ट्रक्टिविज्म? अरे जितना है 5 विषय 150 में, सब में ये पूछेगा कहीं भी। उस दिन सोशल साइंस में भी था क्वेश्चन, साइंस में भी पूछेगा अभी। ईवीएस में चूंकि सभी विषयों का समावेश है, ये इसमें आना ही आना है। मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा आपसे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म है पियाजे, पियाजे का मतलब 150 में 5 क्वेश्चन, कहीं भी किसी रूप में आ सकता है। एक कक्षा के अनुभाग ए मतलब पार्ट ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण यानी खाली स्थान प्रकरण पढ़ाना है। मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, मतलब मल्टीमीडिया का प्रयोग, कैप्सूल का मतलब खाने वाला कैप्सूल नहीं है, मल्टीमीडिया मतलब यही सब सारे चीज प्रयोग किया गया जो डिजिटल है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। अनुभाग ए को मल्टीमीडिया से पढ़ाया, जबकि अनुभाग बी को कैसे पढ़ाया? ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर जो स्कूल में होता है पढ़ाया। उसमें से देखा गया कि जिन बच्चों ने मल्टीमीडिया से पढ़ाई की उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा विकसित हुआ, और जो जनरल बोर्ड पर पढ़े उनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा विकसित नहीं हुआ। ऐसा होने का कारण क्या है? ग्रीन बोर्ड पर अच्छी दृश्य सामग्री नहीं होती, दूसरा बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों में अधिक नजदीक है, या तीसरा मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है, या चौथा दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि आपके ज्यादा सेंसेस लर्न करने में लगे हुए हैं। चौथा, मल्टीमीडिया क्यों प्रयोग करते हैं? ताकि हमारे बॉडी के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस काम कर सके। हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। फिल्में देखते हैं तो 70-80% फिल्म की सारी कहानी सारी घटना याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीमीडिया है। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ लेक्चर दे रहा हो और आप सिर्फ नीचे करके सुन रहे हैं, 20% भी याद नहीं रहता क्या क्या बोला। तो मल्टीमीडिया से पढ़ाना जनरल बोर्ड पर पढ़ाने से ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि वो बच्चों के संधारण में यानी ज्ञान को अर्जित करने में ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें सभी इंद्रियां शामिल हो जाती है। मल्टीमीडिया के प्रयोग से ज्यादा इंद्रियां शामिल होती है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं जिनका आईक्यू कितना है? औसत से कम है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए कौन सी व्यूह रचना ज्यादा प्रभावी होगी? बाकी की जैसा बनाना है उसे, एवरेज से नीचे हैं बच्चे। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाए और उनका काम लगातार पर्यवेक्षण करते रहें। लगातार ऑब्जर्व करेंगे उनके काम को और सामने बैठा कर रखेंगे। या दूसरा, उनके अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करेंगे। या तीसरा, सुनिश्चित करना कि नियमित रूप से विद्यालय आए। या चौथा, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य दे। उसके कारण को जानेंगे और कारण के बाद निवारण करेंगे। कहां समस्या है उस चीज को करें और ठीक करेंगे। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा क्रम का सही तरीका है? उसने लिखा था ना, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट सबसे पहले होता है ना, तो कहां दिख रहा है? प्रश्न लिखना यानी ब्लूप्रिंट सबसे पहले, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना बनाना। संपादन करना तो कभी पहले नहीं आ सकता, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहां? चौथा। पहले ब्लूप्रिंट, उसके बाद रूपरेखा तैयार करेंगे, डिजाइन यानी फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद प्रश्न को लिखना,
प्रश्न को लिखने के बाद उसमें एडिट करना, सारा ऑप्शन नहीं दिया है तो जो जो है उसके हिसाब से चुन रहे हैं। उसमें ब्लूप्रिंट सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले ब्लूप्रिंट, तब डिजाइन तैयार करना, वैसे ही आ जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने का एक तरीका बताया। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों को कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? किस चीज के लिए मना करेंगे अगर आप चिड़ियाघर लेके जा रहे हैं? तो जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने को कहेंगे कि बहुत सारी चीज ले चलो जानवर को खिलाना वहां। विभिन्न जानवर कौन से पदार्थ खाते हैं ये पता लगाने को कहेंगे। ये सीखने की बात हुई। खाना लेके ढोके नहीं ले जाएंगे कि उसको खिलाएंगे ले जाके बैठ के। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करेंगे। और चौथा, चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसे चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ लेके जाने को कहेंगे। कौन सी गतिविधि के लिए आप मना करेंगे? बाकी सब थोड़ा थोड़ा संभव है, लेकिन ये चौथा बिल्कुल संभव नहीं है कि खाने के लिए बोरा में लेके जाएंगे कि ये कौन सा चीज कौन सा जानवर खाता है। ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं है। जू अथॉरिटी वाले लोग ऐसे लोगों को भगा देते हैं जो खाना वाना उनके जानवरों को खिलाता है। मान लीजिए कुछ मिला के खिला दिया तो जानवर को कुछ हो गया, इसीलिए वो फूड अलाउ नहीं करते जानवर के। कहना आप अपना खाइए, जाली लगा दिया रहता है, आपसे उधर कुछ नहीं जाएगा, उधर से इधर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इंसान से खतरनाक जानवर कोई नहीं है। बीज अंकुरण की अवधारणा को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे? पहले बीज को बोइए, फिर देखिए क्या अंकुरित हुआ, उसका अवलोकन करेंगे, फिर उसका चित्र बनाने को कहेंगे कि अवलोकन किस प्रकार धीरे धीरे होना शुरू हुआ। खेती किए हैं आप लोग कभी? घर पे कुछ नहीं लगाए हैं? छोटे छोटे गमला में भी तो कुछ लगाए होंगे। कोई चीज फूल का पत्ती उसमें बोते हैं, धीरे से वो बड़ा होता है, उसमें पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलता है। ये सब एक एक दिन ऑब्जर्व करते हैं, तब ना एक दिन देखते हैं कि इतने बड़े डंठल में फूल खिला है। खेती करने का मतलब अब थोड़ी सब्जी उगाने को जाके कहेंगे कुदाल उठा के जाके आलू बोइए, नहीं। जो भी आपने काम किया हो, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे क्यों ना हो, उन सब में ये चीज होता है। पहले रात को हम बीज फुला देते हैं, सुबह बीज को जो मिट्टी में दबा के बोने वाला होता है, उन बीजों को, मक्का वगैरह का होता है तो रात को फुला के रख दिया जाता है। फिर हाथ में एक एक ले लेके खुरपी से उसको धीरे धीरे करके ठोक ठोक के लगाते हैं लाइन से, और 4 दिन 5 दिन बाद जाके देखते हैं उसमें से पतली सी एक डंठल निकली होती है एकदम आसमानी कलर का, और वही निकलते 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 पूरा इतना लंबा सा पेड़ हो जाएगा। तो यही है बीज बोना, अंकुरन उसका देखना, ये सब चीज ऑब्जर्वेशन में आता है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां है। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा हो सकता है? अगर ये कटलेट, डबल रोटी, फलाना चिलाना खा रही है तो एक को तो मोटापा का समस्या है, और लौह तत्व की कमी वाला फूड खा रही है तो एनीमिया, यानी कि अगर उसमें लोहे के तत्वों की कमी है इसका मतलब एनीमिया से समस्या है। तो चौथा उत्तर हो गया, एक मोटापा से ग्रसित, दूसरा एनीमिया से। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ईंधन अलग अलग प्रकार के होते हैं, परिचय कराना है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं, एलपीजी ले आके दिखाइएगा कक्षा में, है ना, नमूने। दूसरा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। तीसरा, चार्ट पेपर पर ईंधन के चित्र बना के दिखा देंगे। या चौथा, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने को कहेंगे। ए, फिर वही बात रटने पर आ गए। सूची बनाने का मतलब क्या होता है? नाम की लिस्टिंग करना। ईवीएस में एक जगह भी सूची बनाना हमने लिखवाया, तो अपने से क्यों सोचे? भी सबसे बेहतर है कि कितने तरह के आजकल प्रयोग हो रहे हैं उसका एक शॉर्ट फिल्म तैयार कर लेंगे और उसी पर बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, अकेले नहीं, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, डिस्कस करेंगे उनके बीच।
अब जहां जहां ये चीजें निकाली जाती है, जहां जहां से, वहां बच्चों को लेके तो नहीं जा सकते ना, समंदर के बीच में या कहीं पहाड़ों से निकाले जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह, वहां लेके नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, उसका शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। ये कई बार मैं समझा चुका हूं कि जहां सभी बच्चों को लेके जाना संभव न हो, जान का खतरा हो, उन चीजों का शॉर्ट फिल्म दिखा दीजिए, वीडियो क्लिप बना के दिखा दीजिए, और उसके बाद उन बच्चों से उस पर डिस्कस करें। लेकिन जितनी बार बताते हैं उतनी बार आप भूल जाते हैं। फिर बच्चों को समुद्र के बीच ले जाएंगे, चलो दिखाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ कैसे निकलता है, जहाज बुक करते हैं, नहीं कर सकते, तो उसका वीडियो क्लिप दिखा दीजिए तो ऐसे होता है। असम के डिगबोई में, मुंबई हाई में, महाराष्ट्र के, इन सब जगहों पर लेके नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे, तो 15-15 का 2 सेट, अलग अलग सेट में से ये क्वेश्चन पेडागोगी में पूछे गए हैं, 2022 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, रिवीजन की जरूरत है, अपने ही कॉपी के जितनी बार कीजिएगा उतना फायदा। वीडियोस देख लीजिए, जो वीडियो में हमने बताया है, जो बार बार एग्जाम्पल दिया है, 30 में 30 ला सकते हैं। कब, जब थोड़ा सा सिर्फ ध्यान उस पर आकर्षित करके रखे तो। अब तो 2 दिन से हम क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करा रहे हैं, कल आपको क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, तब देखेंगे कितना नंबर आ रहा है। ईवीएस में पता चल जाएगा। ईवीएस कितना दिन लगा, मुश्किलन 1 वीक, 1 वीक में क्लियर। ईवीएस लिमिटेड है, अगर उसको पढ़ाया जाए तो बहुत कम समय में सारी चीजें हो जाती हैं।